हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया ही था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बगैर आप अकाउंट्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंट्स में परफेक्ट होना चाहते हैं, अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या फ्यूचर में प्रोफेशनली आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो सभी लेवल पर आपको अपने इस जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जैसा कि ये एक चैन थी कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज सीखनी है तो आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, मीन्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अपनी लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा रखेंगे, आपको नई नई ट्रांजैक्शन सिखाएंगे और एक प्रॉपर जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाएंगे। ठीक है भाई, तो आज जैसा कि मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पर डेफिनेशन, जर्नल बुक, जहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम होता है जर्नल बुक। ठीक है जी, डेली बुक, जर्नल बुक in which we record all the transactions in chronological order, जिसमें हम डे टू डे, टाइम टू टाइम, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो जाती है साथ के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने सीखा था कि हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सीख रहे हैं, तो वही हम आगे अब उसको एज सच हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज इज डन बाय प्रिपेयरिंग जर्नल बुक, एंड जर्नल बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी बुक। जर्नल बुक को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्री क्यों? क्योंकि इसमें हम सभी ट्रांजैक्शन को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। प्राइमरी बुक क्यों? क्योंकि ये अकाउंट्स में बनाई जाने वाली सबसे पहली बुक है, प्राइमरी फर्स्ट बुक, इन विच वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये किस काम आती है? ये रिकॉर्डिंग के काम आती है। अब हमारा अकाउंट्स स्टार्ट हो चुका है, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो ट्रांजैक्शन पहले बिजनेस में होती है और जो उसके बाद होती है, तो डे वाइज, टाइम वाइज हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले होने वाली ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी, बाद में होने वाली ट्रांजैक्शन बाद में। इसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है जी, चलो। जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं बेटा, तो हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। इस फॉर्मेट के 5 कॉलम होते हैं, जैसा कि मैंने सामने बनाया हुआ है। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम थोड़ा हम स्लिम सा बना देते हैं, छोटा सा पतला सा बनाते हैं, इसे हम कहते हैं LF, LF, जिसका मतलब होता है लेजर फोलियो। एज सच एकेडमिकली इसका कोई खास यूज़ नहीं होता, बट प्रोफेशनली मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या यूज़ होता है। ये एक जर्नल बुक है और इसके बाद हम एक बुक बनाते हैं जिसे हम लेजर बुक कहते हैं, जो क्लासिफिकेशन के लिए होता है। पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में रिकॉर्ड की, हम उसे पोस्ट कर देते हैं लेजर बुक में। तो जर्नल बुक से जब ट्रांजैक्शन लेजर बुक में जाती है तो दोनों के पेज अलग अलग होते हैं। जर्नल का पेज नंबर कुछ और होगा और लेजर का अलग। तो हम लेजर बुक में जर्नल फोलियो बनाते हैं, जर्नल बुक में लेजर फोलियो बनाते हैं, यानी कि एक तरीके का इंडेक्स मेंटेन कर देते हैं। लेजर बुक में जर्नल बुक का पेज नंबर लिख देते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है उसके सामने उस पेज का नंबर जहाँ से वो ट्रांजैक्शन आई है। ऐसे ही जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन के सामने लेजर बुक का पेज नंबर लिख देते हैं जहाँ पर ये ट्रांजैक्शन गई है। इससे इसको बाद में चेक कर पाना, बाद में इसको ढूंढ पाना, फाइंड कर पाना आसान हो जाता है। भाई आपको जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन मिल गई, अब आप उसे लेजर में भी ढूंढना चाहते हो तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उस ट्रांजैक्शन के सामने लेजर बुक का पेज नंबर लिखा होगा कि ये कौन से पेज नंबर पर, लेजर में कौन से पेज नंबर पर ट्रांसफ़र हुई है। तो ये इसका बेनिफिट होता है, एक तरीके के इंडेक्स मेंटेन करते हैं। इसके बाद होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जो अकाउंट डेबिट होता है उसके सामने वाला अमाउंट
डेबिट में चला जाता है, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट उसके सामने क्रेडिट में चला जाता है। तो ये आपका जर्नल बुक का फॉर्मेट रहता है। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है बेटा, ये दो टाइप की हो सकती है, हम इसको दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री में हमेशा दो ही अकाउंट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। जबकि कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट, मतलब सॉरी, दो से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने रमेश से गुड्स खरीदे तो दो अकाउंट है, परचेज और रमेश। लेकिन हमने रमेश से डिस्काउंट पर गुड्स खरीदे तो अब ये तीन अकाउंट हो गए, रमेश अकाउंट, परचेज अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ आप समझ लीजिए। सिंपल जर्नल एंट्रीज में सिर्फ दो ही अकाउंट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। जबकि कंपाउंड जर्नल एंट्री में दो से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डेबिट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और पहले हम करेंगे सिंपल जर्नल एंट्रीज से, ताकि आप लोग थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, आपको थोड़ा समझ में आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल जर्नल एंट्रीज एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम कौन हैं यहाँ पर? हम बिजनेस हैं। हमारे मालिक ने यानी कि ऑनर ने हमें स्टार्ट किया, हमें फॉर्म किया, हमारा एक तरीके से जन्म हुआ, बर्थ हुआ, और इसे किसने किया? हमारे मालिक ने, ऑनर ने। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो बेटा, कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही है। वो आप इससे पहले वाली वीडियो में आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलेगा। तो वो तो पक्का अच्छे से कर लेना आप लोग। अब उसे कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा और अप्लाई भी कराऊंगा। आपको याद होगा कि हमने दो मेथड सीखे थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। मैं आपको ट्रेडिशनल से भी बता दूंगा और मॉडर्न से भी बता दूंगा, लेकिन हम जनरली मॉडर्न को ही यूज़ करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए आसान रहेगा, बाकी इसके पीछे कोई और दूसरा कारण नहीं है। कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा जर्नल एंट्री बनाने के। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सबसे पहले हमें इसमें पहचानना पड़ेगा कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे अकाउंट इन्वॉल्व। अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं इसमें? एक तो बेटा कैश, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि बिजनेस कैश में स्टार्ट हुआ है। और बिजनेस किसने स्टार्ट किया है? प्रोप्राइटर ने। तो दूसरा अकाउंट इसमें प्रोप्राइटर का आएगा बेटा। और याद रखना, अकाउंट्स में प्रोप्राइटर को कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। प्रोप्राइटर कभी नहीं लिखेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रोप्राइटर के लिए हम हमेशा कैपिटल यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं प्रोप्राइटर को और हम सिर्फ याद रखते हैं कैपिटल। अब आप याद रखना, जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसका नाम नहीं आएगा, हमेशा उसकी जगह पर कैपिटल आएगा। हमने अकाउंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसका नेचर पता लगाएंगे। अब मॉडर्न से भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल से भी। मैं पहले इसको दोनों से बताता हूँ। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल से करूँ, अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को ट्रेडिशनल से करूँ तो कैश यहाँ पर रियल अकाउंट है और कैपिटल यहाँ पर पर्सनल, क्योंकि मालिक है ना प्रोप्राइटर। कैश यहाँ पर रियल अकाउंट है और कैपिटल यहाँ पर पर्सनल। ये आपको लास्ट वीडियो से पता लग जाएगा। कैश एक असेट्स है, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट। कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो, रियल बिजनेस में कैश आ रहा है, कम्स इन। बिजनेस में कैश आ रहा है, कम्स इन,
रियल के रूल थे ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आपको याद रखने हैं। और पर्सनल का रूल क्या था बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं बिजनेस हूं, मेरे मालिक ने मुझ में पैसा लगाया, मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स करना होता है, मालिक के नहीं। मैं बिजनेस हूँ, मेरा मालिक है सुरेश, सुरेश ने मेरे में पैसा लगाया, मेरे पास पैसा आया, कैश कम्स इन, और सुरेश क्या हो गया यहाँ पर? गिवर। सुरेश क्या हो गया यहाँ पर? गिवर। तो हम डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट द गिवर फॉर्मूला लगा देंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। और अब हमें पता लग गया कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट। हम पहले अकाउंट इन्वॉल्व पता लगाते हैं, ये स्टेप है, याद रखना। सबसे पहला स्टेप टू आइडेंटिफाई अकाउंट इन्वॉल्व, सेकंड नेचर ऑफ अकाउंट, थर्ड कि उसका इफेक्ट क्या है उसके ऊपर, और लास्ट डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। तो एक ट्रांजैक्शन को करने में हमें 4 स्टेप लगे। ट्रांजैक्शन रेडी हो चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसको आप लिखोगे कैसे, ये मैंने यहाँ प्रेजेंट कर दिया है आप लोगों के लिए। आप लिखोगे डेबिट वाले को हमेशा पहले, क्रेडिट वाले को बाद में। क्रेडिट आइटम के आगे टू आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, 1 लाख 1 लाख, यहाँ पर डेट आ गई, और इसे कहते हैं नरेशन। दिस इज कॉल्ड नरेशन। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग या फॉर लगाकर आप लोग आगे क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, जिससे एक तरीके का एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने की उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ट्रांजैक्शन आपने क्यों की। इसे हम कहते हैं यहाँ पर नरेशन। इसे लिखना भी जरूरी होता है। ठीक है भाई। अगर हम इसी को मॉडर्न से करते तो मैं क्या करता भाई? मैं अकाउंट इन्वॉल्व तो पता लगाता ही, ये तो मेरा काम है। फिर मैं सेकंड स्टेप में जाता नेचर, लेकिन नेचर अब मैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग लिखता। तो कैश असेट्स है और कैपिटल कैपिटल। बेटा मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जरूर अच्छे से देखना है, तभी आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेचर ऑफ अकाउंट, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कैश आ रहा है। बिजनेस में कैश का आना मीन्स इंक्रीज होना, कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैश यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैश का इंक्रीज होना डेबिट और कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट। असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं, डिक्रीज होने पर क्रेडिट, जबकि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज होने पर डेबिट। बड़ा सिंपल सा रूल है, आप याद रख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है भाई। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये बताया। चलो एक ट्रांजैक्शन और देखते हैं। हमने एग्जांपल लेते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लोग पूरा लिख देते हैं, वैसे तो हम कैश ही डिपॉजिट कराएंगे, ये अंडरस्टूड होता है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ट्रांजैक्शन आपके सामने। अब वो कहता है कि पास जर्नल एंट्री, आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहला स्टेप अकाउंट इन्वॉल्व। ठीक है जी। कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश और बैंक। अगर मैं इसमें ट्रेडिशनल से जाता हूं, मैं बस ये लास्ट ट्रांजैक्शन है जो मैं ट्रेडिशनल से बताऊंगा, फिर हम सारा मॉडर्न से प्रैक्टिस करेंगे। कैश और बैंक, सॉरी, कैश यहां पर रियल अकाउंट है क्योंकि वो असेट है, और बैंक यहां पर पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक का नाम होता है। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी भी बैंक की बात कर लो तो वो सिर्फ बैंक थोड़ा ना है, वो क्या है? एक बैंक का प्रॉपर नाम। बैंक भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है। तो पर्सनल, हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, गोज आउट, कैश तो जा रहा है भाई, जा रहा है ना। और किसको दिया?
बैंक को, तो बैंक क्या बन गया यहाँ पर? रिसीवर। अब हम जानते हैं गोज आउट क्रेडिट और रिसीवर डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। हाँ बेटा, ये 6 बातें याद रख लो। मैंने तो रट्टा मार रखी हैं, आप भी मार लो। क्या 6 बातें हैं? अगर ट्रेडिशनल से करते हो तो सिंपल से 6 रूल हैं। क्या रूल है? 3 मत करो, 3 रूल बताए थे ना मैंने, तुम 6 कर लो। डेबिट द रिसीवर 1, क्रेडिट द गिवर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन 3, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 4, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 5, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स 6। बस 6 चीज़ें हैं, अगर आपने ध्यान रख ली तो देखो जर्नल एंट्री तैयार। अब आप इसकी जर्नल कैसे पास करेंगे? जो डेबिट हो रहा है वो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको एक रफली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वेरी सिंपल। चलो इसको मॉडर्न से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न में अगर हम चले जाएं तो मॉडर्न में अकाउंट इन्वॉल्व तो सेम रहेगा बेटा, लेकिन अब आप देखेंगे कि इन दोनों में जो नेचर है, कैश का भी असेट्स होगा और बैंक का भी असेट्स होगा। मॉडर्न में बैंक को बैंक में डिपॉजिट पैसों की तरह माना जाता है। डिपॉजिट, बैंक मतलब जो डिपॉजिट है आपका बैंक में, जो पैसा जमा है, तो उसको वो अपनी प्रॉपर्टी मानता है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है ना, सुना है ना डायलॉग, तो सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उसको असेट्स बोला उसने। ठीक है जी। अब मैंने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, कैश तो चला गया, कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और बैंक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बैंक का इंक्रीज होना डेबिट, कैश का डिक्रीज होना क्रेडिट, क्योंकि असेट बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट। ठीक है भाई, जर्नल एंट्री यही पास हो जाएगी, इसलिए दोबारा लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा समझ में आया बेटा कोई सिंपल जर्नल एंट्रीज को हम कैसे बनाते हैं? तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं और आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। आप इतने इसको पॉज करके अगर नोट कुछ करना है तो यहाँ से कर लीजिए। तो देखो बेटा, अब हम कुछ और इमेजिनरी ट्रांजैक्शंस को लेकर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल ट्रांजैक्शन, सिंपल जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। बट मैं आज आपको कंपाउंड भी सिखाऊंगा। चलो कोई और इमेजिनरी वो लेते हैं हम, एक ट्रांजैक्शन लाइक परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा। अब बेटा असेट खरीदी हमने, तो अब ऐसा नहीं है हमने ये फर्नीचर खरीदा ट्रांजैक्शन सीखी तो कहीं और यूज नहीं हो पाएगी। हमने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कोई भी असेट खरीदी हमने, कार खरीदी बिजनेस के पर्पज से, लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कोई डेस्कटॉप, कुछ भी परचेज किया हमने बिजनेस पर्पज से, कोई भी असेट, एसी, फैन, टेबल, अलमीरा, तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ये एक एग्जांपल है। यहां पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर और कैश। ठीक है जी। सबसे पहला काम, हमने 2 अकाउंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई करे, फर्नीचर और कैश। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इनका नेचर पता लगाएंगे। और अब मैं आपको सिर्फ मॉडर्न से बता रहा हूं, आपने ट्रेडिशनल से प्रैक्टिस करनी है तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें मॉडर्न अप्लाई कर दूं तो फर्नीचर एक असेट है, ए फॉर असेट, कैश भी एक असेट है, ए फॉर असेट। और सिंपल सी बात है, असेट में इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला अप्लाई होता है, रूल अप्लाई होता है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर इंक्रीजेस, कैश डिक्रीजेस। और सिंपल असेट का इंक्रीज होना डेबिट और डिक्रीज होना क्रेडिट। अब आप अपने माइंड में फिट कर लो, असेट का इंक्रीज होना डेबिट और डिक्रीज होना
क्रेडिट। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका कवर हो जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेस्ड फर्नीचर। अरे सर कितनी बार खरीदोगे भाई, बहुत ज़रूरत है फर्नीचर की हमें। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, नया नया बिजनेस है हमारा। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अब हमने उधार में खरीदा। अब जब हमने उधार में खरीदा तो जिससे हमने खरीदा वो हमारा वेंडर है। जिससे हमने खरीदा वो हमारा वेंडर है। कोई भी हो सकता है बेटा, रमेश से खरीदा, सुरेश से खरीदा, जिस भी फर्नीचर की शॉप से खरीदा, उसका कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा, लेकिन हम उसको वैसे बोल सकते हैं वेंडर। वेंडर मतलब बेचने वाला, ठीक है। लेकिन हमें अपनी ट्रांजैक्शन में अगर नाम दिया हो तो फिर हमें नाम यूज करना है, अदरवाइज हम वेंडर यूज कर सकते हैं। तो परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो यहां पर एक तो फर्नीचर अकाउंट हो गया और दूसरा वेंडर अकाउंट हो गया। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए यहां राम लिख देता हूं। मैंने राम फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा, राम फर्नीचर हाउस। तो फर्नीचर और वेंडर। फर्नीचर तो एज यूजुअल हमारे लिए असेट है, लेकिन अब जिससे हमने उधार में खरीदा बेटा वो क्या बनेगा, वो बनेगा L फॉर लायबिलिटी। क्या बनेगा वो, L फॉर लायबिलिटी, क्योंकि उधार में लेना, लायबिलिटी क्रिएट होना। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीजेस, उधार में खरीदा तो लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीजेस, और क्योंकि उधार में खरीदा तो कैश तो गया नहीं, लायबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है जी। और असेट का इंक्रीज होना डेबिट और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट। हमने अच्छे से याद कर लिया, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, बट लायबिलिटी इसका उल्टा, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। चलो एक और अच्छी सी ट्रांजैक्शन आपको बताते हैं और आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। हमने किससे खरीदा था, राम से। अच्छा, मैंने आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाकर दिखाई ना, चलो मैं बना देता हूं। जैसे इसकी एंट्री क्या बननी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अब इसमें क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, ये मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूं बेटा। कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट, वो तो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली हमें सीखना ही है, बट उसे लिखना कैसे है, ठीक है, कैसे फॉर्मेट बनाना है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स का तो सारा नाम ही प्रेजेंटेशन है बेटा। आप देखोगे आपके स्कूल टीचर्स और आपके ट्यूशन टीचर्स वगैरह आपको बताएंगे कि बेटा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। डेबिट नहीं लिखा तो कट जाएंगे, क्रेडिट नहीं लिखा तो कट जाएंगे, राम के आगे अकाउंट लगा दिया तो कट जाएंगे। ऐसे बहुत सारे, देखो मैंने राम के आगे अकाउंट नहीं लगाया ना, ये भी एक अकाउंटिंग रूल है कि अगर आपको राम के आगे अकाउंट लगाना है, आपका बहुत मन कर रहा है, तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। किसी भी नेम के साथ आप डायरेक्टली अकाउंट अप्लाई नहीं कर सकते। फर्नीचर के साथ कर सकते हो, नेम के साथ नहीं कर सकते। या तो आप अकाउंट शो ही नहीं करोगे, और अगर आपको शो करना है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा कर करोगे। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। उधार में खरीदा था भाई, फर्नीचर खरीदा था, वो भी उधार में। कुछ दिनों बाद उसका फोन आ गया कि भैया वो उधार लिया था, वो पैसे दे दो। मैंने कहा भाई घबराओ मत, मैं आपके पैसे भिजवा रहा हूं। तो मैंने क्या किया मैंने राम को पेमेंट कर दी, वेंडर को पेमेंट कर दी। कैश पेड टू वेंडर, कैश पेड टू राम, जिससे मैंने उधार लिया था मैंने उसको पेमेंट कर दी। अब कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, राम और कैश। राम यहां पर लायबिलिटी ही रहेगा, क्योंकि वो पहले ही डिफाइन हो चुका था कि वो लायबिलिटी है, हमने उससे उधार लिया है। और कैश यहां पर असेट्स हो जाएगा। राम यहां पर लायबिलिटी ही रहेगा और कैश यहां पर असेट्स है।
अब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और कैश भी डिक्रीज हो रहा है। भाई मैंने उधार चुका दिया ना बेटा, जब मैंने उधार लिया था तो लायबिलिटी बढ़ गई थी, मैंने उधार चुका दिया, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। जब मेरी लायबिलिटी कम हो गई तो लायबिलिटी का कम होना डेबिट, और क्योंकि कैश भी कम हो गया, असेट्स का कम होना क्रेडिट। तो यहां पर हम एंट्री क्या बनाएंगे, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू राम, ऐसे करके आप नरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है जी। चलो एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। सर आज तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन करवा रहे हो। हाँ बेटा, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है प्रैक्टिस आज की इस वीडियो क्लास का, और नो डाउट आपको इसका 100% बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इसे अच्छे से लास्ट तक देखते हो। तो उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक उठा लेना, कोई सी भी, DK गोयल, TS ग्रेवाल, और उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। आप एज इट इज क्वेश्चन कर पाओगे बेटा, यही सब बातें उसमें पूछी हुई होंगी। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब की बार हमने गुड्स खरीदे, अभी हमने असेट खरीदी थी ना, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। अब हमने गुड्स खरीदे। गुड्स को याद रखना, गुड्स अकाउंट नहीं कहते, परचेज अकाउंट कहते हैं। ठीक है। चैप्टर अकाउंटिंग टर्म आपको सीखना होगा। कैश, यहां पर कैश ही रहेगा, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता। परचेज का जो नेचर है वो एक्सपेंस होता है एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और कैश का जो नेचर होता है वो तो आपको पता ही है, असेट्स ही रहेगा। ठीक है जी। परचेज यहां पर क्या होगा, परचेज यहां पर होगा एक्सपेंस, और कैश यहां पर होगा आपकी असेट। ये इसके नेचर ऑफ अकाउंट है। अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट। हमने गुड्स खरीदे हैं, एक्सपेंस इंक्रीजेस, कैश जा रहा है, असेट डिक्रीजेस। एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट और असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट और कम हो जाते हैं तो क्रेडिट। इसी में अगर हम और देखें, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स खरीद लिए उधार में, अब आप पहले से प्रिपेयर हैं, आपको पता है इसमें एक तो परचेज अकाउंट ही रहेगा क्योंकि गुड्स को परचेज बोलते हैं, और दूसरा अब क्या बनेगा, अब यहां पर क्रेडिटर लिख सकते हो आप, सप्लायर लिख सकते हो आप, या फिर जो भी उसका नाम हो। मैंने मान लिया मैंने मोहन से खरीदे तो मैं लिखूंगा मोहन, मोहन क्रेडिटर। परचेज तो एक्सपेंस ही रहेगा, और क्योंकि उधार है तो लायबिलिटी। अब आपको पता है, अब आप जानते हो कि जब आप कोई चीज़ उधार में लेते हो तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस। परचेज क्या हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीजेस। एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट एज पर द रूल। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, यहां पर हम एंट्री बनाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, जबकि फर्स्ट एंट्री में एंट्री क्या बनती कि यहां पर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बनेगा यहां पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तो आप लोगों को ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करना तो आ ही गया होगा, मेन पॉइंट तो डेबिट और क्रेडिट का पता लगाना है। अच्छा एक छोटी सी ट्रिक भी दे दूं तुम्हें, आसान सी, जिससे आपकी स्पीड भी बन जाएगी और टाइम भी बच जाएगा और करेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दो अकाउंट होते हैं, एक पक्का डेबिट होता है तो दूसरा पक्का क्रेडिट होता है। किसी एक को आइडेंटिफाई कर लो, दूसरे को छोड़ दो। भाई मैंने कहा यहाँ पर दो अकाउंट है, परचेज और मोहन। मुझे पता है परचेज तो डेबिट होगा, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मोहन तो क्रेडिट ही होगा। ऐसे ट्रिक भी लगा सकते हो, बट कॉन्सेप्ट नहीं है वो सिर्फ ट्रिक है, और वो ट्रिक 100% काम करती है, और वो जनरली तभी आप अप्लाई कर सकते हो जिस ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही अकाउंट इन्वॉल्व हो, यानी कि सिंपल जर्नल एंट्रीज में। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। कई बार क्या होता है ना बेटा कि एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होते हैं, हम एक को तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं
बट दूसरे का नेचर कई बार हम नहीं पता लगा पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको डेबिट करें क्रेडिट। तो जिसको आप अच्छे से पता लगा सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा श्योर हो, है ना, जिसमें आप परफेक्ट हो, उसे पक्का कर लो, दूसरा उसका अपोजिट होगा, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है आपका। ठीक है जी। इसके बाद आप हो सकता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो, एक ट्रांजेक्शन आप ले सकते हो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कौन से दो अकाउंट आ जाएंगे? कैश और सेल्स। अब कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे? कैश और सेल्स। कैश यहां पर असेट्स है और सेल्स हमारी रिवेन्यू, हमने माल बेचा, पैसा आया, हमने कमाया। सेल्स हमारी रिवेन्यू है। कैश इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो, पैसा आ रहा है, और रिवेन्यू भी तो इंक्रीज हो रही है, जनरेट हो रही है, बढ़ रही है। असेट का इंक्रीज होना डेबिट और रिवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट, एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। फिर हो सकता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। यहां तक आप लोग इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लाइक सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स उधार में बेचे। जब भैया उधार में खरीदते हो तो आपको उधार में बेचना भी पड़ता है, लेकिन जब आप उधार में बेचते हो तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि अब असेट क्रिएट होती है। आपको पैसा लेना है और उसे हम क्या कहते हैं फिर? डेटर या फिर कस्टमर, जिसको आपने उधार में माल बेचा। ठीक है जी। जैसे कि हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, सोहन। हमने सोहन को गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स टू सोहन। कौन से दो अकाउंट होंगे? सोहन और सेल्स। यहां पर सोहन क्या है? यहां पर सोहन कस्टमर है, जिसे हम डेटर भी बोलते हैं। और इसका नेचर क्या होगा बेटा? क्योंकि पैसा लेना बाकी है, हमने पैसा उधार दिया है, तो ये हो जाएगा असेट्स। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो लायबिलिटी, और जब किसी को उधार देते हैं तो वो हमारी असेट बन जाता है। और ये क्या रहेगा? सेम रिवेन्यू। अब डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, उधार बढ़ रहा है, हमारी असेट इंक्रीज हो रही है, और सेल्स यानी कि रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने माल बेचा है। असेट का इंक्रीज होना डेबिट और रिवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको वो एक छोटी सी टेबल, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो रूल्स हमारे पास है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वो आपको याद रखनी है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिशनल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं आपको फिर एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। अगर इसको हम ट्रेडिशनल से करें तो सोहन यहाँ पे पर्सनल है बेटा, हम किसी भी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं ट्रेडिशनल से भी। और सेल्स क्या है यहाँ पर? सेल्स यहाँ पर नॉमिनल है, इनकम है ना, नॉमिनल हो गई। अब हमने सोहन को दिया तो सोहन क्या हो गया? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, देखो डेबिट ही आया है। आप किसी भी मेथड से करो, आंसर तो सेम आना है। और नॉमिनल में इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी को भी आप ट्रेडिशनल से कर सकते हो, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, लाइक रेंट पेड। अब रेंट पेड में मेरा मतलब सिर्फ रेंट पेड नहीं है, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा। लाइक रेंट पेड, सैलरीज पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, कोई भी एक्सपेंस। ठीक है जी, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, रेंट की जगह पर उसे लिख देंगे। जब आपने रेंट पे किया तो ऑब्वियसली कैश में दिया होगा, कैश पेड एज रेंट। तो कौन से दो अकाउंट हो जाएंगे? कैश और रेंट। रेंट मतलब एक्सपेंस, तो कैश का नेचर
भैया कैश का नेचर तो आप अच्छे से जान ही गए हो, अब असेट्स हर ट्रांजैक्शन में आ जाता है। रेंट का नेचर एक्सपेंस, पहले ही लिख दिया हमने। तो कैश जा रहा है यानी कि डिक्रीज, एक्सपेंस हो रहे हैं यानी कि इंक्रीज। तो क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज यानी कि क्रेडिट, असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट। और जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, आप लोगों को आगे पढ़ाने के चक्कर में पीछे की एंट्री रह जाती है कई बार, इसकी भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। वैसे तो मुझे पता है अब आप लोग प्रेजेंटेशन समझ ही चुके हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बचा है, बट फिर भी आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। अब एक्सपेंस पे करते हैं, इनकम मिलती भी तो है, इनकम रिसीव्ड भी तो हो सकती है। जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी इनकम हमें मिली हो, कमीशन रिसीव्ड। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए वो इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, कोई भी इनकम जो हमें मिली हो। तो कैश आ रहा है और कौन सा दूसरा अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, इनकम। कैश एक असेट है, इंटरेस्ट यानी कि इनकम हमारे रिवेन्यू की कैटेगरी में आ गई। कैश इंक्रीज हो रहा है, रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है, डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने देखा कुछ एग्जाम्पल, कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज के एग्जाम्पल, जिससे आपको जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो क्लैरिफाई हो गए कि हमें कैसे अप्लाई करनी है, चाहे मॉडर्न हो चाहे ट्रेडिशनल, जैसा भी आप करना चाहें। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड एंट्रीज भी बता देता हूं, जिससे आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, रूल उसमें भी सेम ही लगना है। अगर हम उसे नहीं भी करें तो भी आप अब आराम से जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की। बस आपको क्या करना है, अकाउंट इन्वॉल्व, सबसे पहला काम। नेचर ऑफ अकाउंट सही आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके ऊपर रूल अप्लाई करने से पहले पता लगाना है इंक्रीज डिक्रीज का। ठीक है जी, तो सिंपल से स्टेप है आप लोगों के लिए। चलो मैं एक दो आपको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज बताता हूं। कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अपनी वही कोई सिंपल सी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, लाइक परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 10%। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव 10%। अब इसमें कितने अकाउंट हो जाएंगे बेटा, ये समझने वाली बात है। एक तो आप जानते ही हो परचेज गुड्स को क्या कहते हैं, पहला अकाउंट परचेज गुड्स यानी कि परचेजेस, ठीक है जी। दूसरा अकाउंट कैश, और तीसरा अकाउंट यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। हो गए ना 3 अकाउंट। आपने गुड्स खरीदे जिनकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मैं इसको सही लिख देता हूँ। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश एंड कैश डिस्काउंट रिसीव 10%। 10,000 रुपये की वैल्यू वाले गुड्स हमने खरीदे 10% के डिस्काउंट पर। सब आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। हमने गुड्स कितने के खरीदे, 10,000 रुपये के। कैश कितना जाएगा हमारे पास से, 9,000 रुपये। डिस्काउंट कितना मिला,
इसकी बात बाद में कर लेंगे, टेंशन मत लेना। सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व पता लगाया हमने, गुड्स खरीदे कैश में और डिस्काउंट मिला, तो परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव। अब इसका नेचर हम जानते हैं, परचेज एक्सपेंस है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। कैश असेट्स है, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। और डिस्काउंट मिला है ना, तो ये रिवेन्यू है, इनकम। एक्सपेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। और डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है जी, रिवेन्यू, क्रेडिट। अब आपने देखा यहां पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट क्रेडिट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो रहा है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो क्रेडिट हो रहा था उन दोनों को क्रेडिट कर दिया, जो डेबिट हो रहा था उसको डेबिट। गुड्स की वैल्यू थी टोटल 10,000, बट कैश मेरे पास से गया था 9,000 और डिस्काउंट था 1,000। तो ऐसे करके आपको इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। समझ में आया भाई? इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। चलो एक ट्रांजैक्शन और करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सोल्ड गुड्स सेम ले लेते हैं, वर्थ ₹10,000 फॉर कैश एंड, अब यहां पर तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा ना बेटा, डिस्काउंट अलाउड। जब हमने गुड्स बेचे हैं तो डिस्काउंट तो हम देंगे ना, कितना? सेम 10%। अब कौन से 3 अकाउंट हो गए यहां पर? एक तो अब यहां पर सेल्स अकाउंट हो गया, एक यहां पर कैश अकाउंट हो गया, और एक यहां पर डिस्काउंट अलाउड हो गया। बहुत सारी कंपाउंड एंट्रीज हो सकती हैं बेटा, ये तो बस एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि आपको सारे अकाउंट इन्वॉल्व पता लगाने हैं। 5-5 अकाउंट भी हो सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में, 3 डेबिट 2 क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई सच रूल नहीं है, बस उसी को कंपाउंड एंट्री बोल देते हैं। अब हमने गुड्स कितने के बेचे? ऑब्वियसली 10,000 रुपए के, बट हमें कैश कितना मिलेगा? सर सिर्फ 9,000, क्योंकि 1,000 रुपये का तो हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट भी 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कैश डिस्काउंट की होती है, ठीक है जी। सेल्स क्या है बेटा? सर रिवेन्यू। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके। कैश क्या है? असेट्स। कैश तो हर ट्रांजैक्शन में आ जाता है सर। और डिस्काउंट अलाउड क्या है यहाँ पर? एक्सपेंस। हमने डिस्काउंट दिया है, हमने यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया है, हमारे लिए एक तरीके का लॉस है, एक्सपेंस है, ठीक है जी। सेल्स इंक्रीज हो रही है, रिवेन्यू। असेट इंक्रीज हो रहे हैं, कैश आ रहा है। और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि खर्चा हो गया। सेल्स यानी कि रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट, कैश का इंक्रीज होना डेबिट, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना। अब आप इस ट्रांजैक्शन में देखो 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक क्रेडिट हो रहा है। अब इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे पास करोगे? डेबिट वाला हमेशा पहले लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश कितना आया? सिर्फ 9,000। डिस्काउंट कितना दिया? 1,000। और सेल्स कितने की हो गई टोटल? 10,000। तो हमें अमाउंट हमेशा उससे रिलेटेड अकाउंट के सामने ही लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमाउंट को ऊपर नीचे लिख देंगे तो भी आपकी पूरी जर्नल एंट्री को गलत माना जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर हमने अगर ट्रांजैक्शन ठीक करी और अमाउंट गलत हो गया तो
तो आधे नंबर तो मिलने चाहिए। नहीं बेटा, पूरी ट्रांजैक्शन के मार्क्स कट जाएंगे। आपके अमाउंट सही हैं, यहाँ पर आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई करने में गलती कर दी तो भी आपकी पूरी ट्रांजैक्शन के मार्क्स कट जाएंगे। विद नरेशन मिलाकर एक पूरी ट्रांजैक्शन फॉर्म होती है, तो आपको ये याद रखना है कि आपका सब कुछ सही होना चाहिए, तब जाकर आपको एक एंट्री के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, तो हमने आज सीखी कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज, कुछ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। जो रूल हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखे थे उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये हमने सीखा, बट अभी बहुत प्रैक्टिस बाकी है बेटा। अब आप लोगों की बारी है, आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएं, वो जो रूल्स हैं मॉडर्न या ट्रेडिशनल जो आपको अच्छा लगे एक छोटे से पेपर पर लिखकर अपने साथ में रख लें, क्वेश्चंस को करना शुरू करें। आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा। पहले सोल्ड एग्जाम्पल उठा लें, 4-5 क्वेश्चन सोल्ड एग्जाम्पल के सॉल्व करें, जिससे आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको चेक कर पाएंगे, सेल्फ चेकिंग में चले जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे रूल आपके माइंड में फीड हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेटा एक बार आपने जर्नल एंट्रीज में अपनी कमांड बना ली तो मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरा पक्का आपको वादा है कि आप अकाउंट्स में लाइफ टाइम कभी धोखा नहीं खाओगे, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, आपकी जो कमांड है वो अकाउंट्स पर बहुत अच्छी हो जाएगी, आप खुद फील करोगे। चलो बच्चों, फिर मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।